बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले सरदार उमर नज़ीर कश्मीरी का एक इम्पॉर्टेंट पैगाम है आज़ाद कश्मीर से। वो पैगाम मैं आपके सामने रखता हूँ और बड़ी अहम चीज़ें हैं आज़ाद कश्मीर से जो मुझे अब पता चली और कुछ सबूत भी मेरे पास आए हैं। लेकिन साथ में पीपल्स पार्टी और PMLN भी आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी लड़ाई की हैसियत सिर्फ इतनी है जैसे दो आवारा जानवर सड़क पे आपस में लड़ रहे हैं और आप वहां से गुजर रहे हैं रास्ते में और आपको पता चलता है अचानक दो आवारा जानवर आपस में लड़ पड़ते हैं, तो आप एक पत्थर उठा के उन्हें मारते हैं कि चलो दौड़ जाओ यहां से। बस अवाम की इतनी दिलचस्पी है। PMLN और पीपल्स पार्टी की लड़ाई में अवाम की सिर्फ इतनी सी दिलचस्पी है कि नूरा कुश्ती है, इधर आपस में लड़ते रहेंगे, फिर हड्डी के ऊपर इकट्ठे हो जाएंगे। एक ही इनका मालिक है, ये वहीं जाके दुम मिलाएंगे, वहीं जाके जो है वो ये बूट चाटेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। इनकी इतनी औकात है, लोग इनको सीरियस नहीं ले रहे। लेकिन असल मामला तो लाशें गिरने का है, जिससे तवज्जो हटाने के लिए ये आपस में जाली लड़ाई कर रहे हैं। उमर नजीर कश्मीरी ने बताया कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट की जानिब से बदतरीन जारहियत की गई है, स्टेट फायर किए गए हैं। इतलात के मुताबिक 3 दिन में 40 से ज्यादा शहादतें हो चुकी हैं, सैकड़ों अफराद जख्मी हो चुके हैं, बदतरीन दहशतगर्दी की गई है। वो हथियार इस्तेमाल किए गए जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर होने चाहिए, जो हिंदुस्तान पे इस्तेमाल होते हैं। जदीद हथियारों का इस्तेमाल जम्मू कश्मीर की निहत्ती अवाम पर किया गया। ये बहुत बड़ा जुल्म और बर्बरियत है। ना हमारी लड़ाई पाकिस्तान के साथ है, ना पाकिस्तानी फोर्सेज के साथ लड़ाई है, ना ही पाकिस्तानी इदारों के साथ है और ना ही हम पाकिस्तान के खिलाफ हैं। हम अपने बुनियादी हुकूक की जद्दोजहद कर रहे हैं। हम तालीम, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर, अपनी जो बुनियादी जरूरियात हैं वो हम अपने हक के मलकियत के लिए, हक हुक्मरानी के लिए एक पुरअमन स्ट्रगल हम कर रहे हैं और ये हमारा एक एहतजाज है, पुरअमन है, वो चल रहा है। तो साथ उन्होंने ये भी बताया कि इनका जो ये एक चेहरा इन्होंने बनाया हुआ था, छोटा भाई बड़ा भाई पाकिस्तान कश्मीर का, वो भी बेनकाब हो गया पूरी दुनिया के सामने। भारतीय फौज की तरफ से हमारे जम्मू कश्मीर के अवाम पर जो जुल्म बर्बरियत होता है, यहां का जुल्म उससे कई गुना ज्यादा हो चुका है। पिछले 53 दिनों में हमारी 100 से जायद शहादतें हो चुकी हैं, 1000 से जायद जख्मी हो चुके हैं। ये तो बड़ी खौफनाक सिचुएशन है जो उमर नजीर कश्मीरी साहब बता रहे हैं। इनके अपने भाई भी शहीद हुए, लेकिन देखिए उसका भाई शहीद हुआ है, उसके 4-5 जुमलों में आपको पूरी बात समझ आ जानी चाहिए कि कसूर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का है, ज्वाइंट एक्शन कमेटी वालों का नहीं है। वो क्या कह रहा है अभी भी आप उसकी बात को गौर से सुने। ना हमारी लड़ाई पाकिस्तान के साथ है, ना पाकिस्तानी फोर्सेस के साथ है, ना पाकिस्तानी इदारों के साथ है और ना ही हम पाकिस्तान के खिलाफ हैं। हम अपने बुनियादी हुकूक की जद्दोजहद कर रहे हैं। ये उमर नजीर कश्मीरी ने कहा। इस बात को समझना चाहिए पाकिस्तानी रियासत को और रियासती इदारों को और पाकिस्तानी लोगों को, लेकिन कोई बात को समझने के लिए तैयार नहीं है। आलमी मीडिया इन खबरों को छाप रहा है। न्यूयॉर्क टाइम ने इसको छापा, गार्डियन ने इसको छापा, अल जजीरा में छपी है। बाकी इंडिया तो इन खबरों को बहुत उठाता है। पूरी दुनिया के जो बैनुल अक़वामी अखबारात हैं वहां पे ये खबरें छप रही हैं और पूरी दुनिया में इस वक्त एहतजाज की मनसूबाबंदियां हो रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हों या ओवरसीज कश्मीरी हों, ये बरतानिया से लेके यूरोप तक बहुत बड़े एहतजाज प्लान कर रहे हैं। आने वाले दिनों में आपको अमेरिका में, यूरोप में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, यानी जहां जहां पाकिस्तानी मौजूद है आपको वहां पे, सवाए उन मुल्कों के जहां पे डिक्टेटरशिप है, उसके अलावा आपको बहुत सारे मुमालिक में एहतजाज की खबरें मिलेगी। जर्मनी में एक बड़ा एहतजाज प्लान किया गया है। इसी तरह एक एहतजाज की प्लानिंग मैं सुन रहा था कि स्पेन में की गई है, इटली में एहतजाज की तैयारियां हैं। तो हर जगह पे ये अगस्त के महीने में आपको बहुत ज्यादा एहतजाज सुनने और देखने को मिलेगा। यूरोपीय मुमालिक में, अमेरिका में, बरतानिया में, हर जगह आप देखेंगे कि लोग निकल निकल कर एहतजाज करेंगे। और एहतजाज इस वजह से भी कि अवाम के हक में डाका डाला गया है। अभी ये PMLN और पीपल्स पार्टी, इनकी लड़ाई से कम एक फायदा जरूर हुआ कि इन दोनों ने मिलकर आसिम मुनीर साहब का जो किरदार है उसको बेनकाब किया। पीपल्स पार्टी बताती है कि किस तरीके से आसिम मुनीर साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जीता हुआ इलेक्शन कमीशन को हुक्म देके चोरी करवाया और वो PMLN की झोली में डाल दिया। इसी तरह PMLN भी बताती है कि किस तरीके से पीपल्स पार्टी ने आसिम मुनीर साहब के साथ मिलकर PTI का मैंडेट चोरी किया। एक्चुअली तो मैंडेट इन सारों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चोरी किया है। अभी जमात इस्लामी ने बताया कि किस तरीके से एस्टेब्लिशमेंट ने कराची की 22 सीटों को 2 जमातों में बांट दिया, MQM में और पीपल्स पार्टी में। यानी 15 सीटें दे दी MQM को और 7 सीटें दे दी पीपल्स पार्टी को। पीपल्स पार्टी एक भी सीट नहीं जीत सकती, ये सब जानते हैं। MQM की भी अल्ताफ हुसैन के बाद कोई हालत नहीं है, ये भी सब जानते हैं। PTI की सीटें थी, उनसे छीन ली गई। लेकिन अच्छी बात यह है कि पीपल्स पार्टी और PMLN की लड़ाई में इन दोनों ने मिलकर फील्ड मार्शल साहब का जो किरदार था सियासी, उसे बड़े पैमाने पर बेनकाब किया है। और इन दोनों ने बताया कि किस तरीके से फील्ड मार्शल ने इन दोनों की मदद की है। यानी पीपल्स पार्टी PMLN के पोल खोल रही है, PMLN पीपल्स पार्टी के पोल खोल रही है
اور یہ وہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ جو لاشیں گر رہی ہیں آزاد کشمیر میں ان کے اوپر پردہ ڈالا جا سکے. اب 100 کے قریب لاشیں گر گئی ہیں بقول عمر نذیر کشمیری صاحب کے. سینیٹر مشتاق جو ہے وہ دستور لاپتہ ہے. وہ احتجاج کرنے کے لیے کشمیر جانا چاہتے تھے, انہیں نہیں جانے دیا. انہوں نے وہیں پہ کھڑے ہو کے ناکے کے پاس احتجاج کیا, واپس جا رہے تھے, ان کو اغوا کر لیا گیا. اب جب میں یہ ویڈیو کر رہا ہوں تو اب تک ہمیں نہیں پتا کہ سابق سینیٹر مشتاق صاحب کہاں ہیں. وہ ہمیشہ ہیومن رائٹس کے لیے آواز اٹھاتے ہیں, کمزور طبقات کے لیے بولتے ہیں. ہمیشہ انہوں نے کشمیر کے لیے اور فلسطینیوں کے لیے آواز اٹھائی. 2 مرتبہ اسرائیل نے بھی انہیں گرفتار کیا, باقاعدہ وہ ان کی حراست میں رہے, ان کے تشدد کا سامنا کیا. لیکن آپ دیکھیں کہ سینیٹر مشتاق انہیں بھی اغوا کر لیا گیا ہے. یہ ہے ناظرین صورتحال. تو اگست میں بہت سارے احتجاج ہوں گے, وہ آپ دیکھیں گے. ایک اور چیز ناظرین, فالس فلیگ آپریشنز. کچھ ویڈیوز ایسی ہیں ہمارے پاس جہاں پہ نقاب پوش لوگ گاڑیاں توڑ رہے ہیں آزاد کشمیر میں, نقاب پوش لوگ سادہ کپڑوں میں فائرنگ کر رہے ہیں آزاد کشمیر میں. لیکن کیونکہ جو آزاد کشمیر کے نوجوان ہیں انہیں ایک بات سمجھ آ گئی ہے کہ اپنی ویڈیو بنانی ہے اینڈ تک اور ثبوت اکٹھے کرنے ہیں. تو یہ نقاب پوش لوگ جب فائرنگ وائرنگ کرتے ہیں اور ان کی ویڈیو بنائی جاتی ہے تاکہ بعد میں یہ کہا جا سکے کہ یہ دیکھیں آزاد کشمیر کے لوگ فائرنگ کر رہے ہیں, تو جو کشمیری نوجوان ہیں وہ ان کی ویڈیو بناتے رہتے ہیں, حتیٰ کہ یہ سیکیورٹی فورسز کے پاس جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. یعنی کسی جگہ پہ نقاب پوش افراد آتے ہیں, وہ آ کر فائرنگ کرتے ہیں, اور اس کے بعد وہی والے نقاب پوش افراد جو ہے وہ سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑے ہوئے گپے لگاتے ہوئے بھی دکھائی دے دیتے ہیں, یا ان کے ساتھ آتے ہوئے اور جاتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں. تو یہ آزاد کشمیر کے نوجوان جان پر کھیل کے ایک ایک ویڈیو بنا کے ثبوت اکٹھے کر رہے ہیں تاکہ فالس فلیگ آپریشن ان کے کھاتے نہ ڈالا جا سکے. ابھی کچھ سابق فوجی افسران ہیں, ان کے اکاؤنٹوں سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ویڈیوز شیئر کی گئی ہیں. ایک ویڈیو میں دکھایا گیا کہ کشمیری کھڑا ہے, وہ فائرنگ کر رہا ہے, اور باقی آس پاس کے لوگ بالکل ارریلیونٹ ہیں اس فائرنگ سے, بلکہ اس کے پاس سے ایک موٹر سائیکل والا 2 لوگ گزرتے ہیں, وہ اسی طرف جا رہے ہیں جس طرف کو وہ گولیاں چلا رہا ہے, اور وہ جا رہے ہیں ادھر کو. یعنی لوگوں کو یہ بیوقوف سمجھتے ہیں. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ویڈیوز فائرنگ کی ریٹائر فوجی لگا رہے ہیں. ابھی تم نے ساری زندگی بندوق کے ساتھ گزاری ہے, کم سے کم تمہیں تو اتنا پتا ہونا چاہیے کہ یہ جعلی ویڈیو بنی ہوئی ہے. اس طرح کے ماحول میں ایسے فائرنگ ہوتی ہی نہیں ہے, اور یہ ویڈیو جعلی بنی ہوئی ہے, اور وہ آدمی اسی سمت جا رہے ہیں, لوگ وہیں سے گزر رہے ہیں جہاں وہ گولیاں چلا رہے ہیں, لوگوں کو لگی نہیں. یہ بہت عجیب صورتحال ہے. پروپیگنڈے کا ایک دور ہے اور سب مل کر پروپیگنڈا کر رہے ہیں, اور یہ ثابت کرنے میں لگے ہیں کہ جن کشمیریوں کو ہم نے ہمیشہ اپنی شارک کہا اور انہیں اپنے دل کے قریب رکھا, آج وہ سارے غدار ہو چکے ہیں. ماضی میں نا انہوں نے, اب میں کیا بار بار آپ کو بتاؤں, انہوں نے سب کو ہی غدار قرار دیا ہے. سب سے پہلے قائد اعظم کو لاپتہ کر کے پہنچا دیا زیارت میں, نہ قائد اعظم سے پہلے نہ قائد اعظم کے بعد. آج تک کسی کو بھی ڈاکٹر نے زیارت میں نہیں بھیجا, اکیلا قائد اعظم ہے جس کو زیارت میں بھیجا تھا. ٹی بی ہوگی, ان کا علاج وہاں پہ ہوگا. بھئی ان کو اتنی ہائٹ پہ آپ نے بھجوا دیا جہاں پہ ویسے ہی سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے. تو یہ ایکچولی قائد اعظم کی ابڈکشن ہوئی تھی, انہیں جبری طور پہ لاپتہ کیا گیا تھا. یہ دعویٰ کیا جاوید ہاشمی صاحب نے, اور انہوں نے بڑی اچھے دلائل بھی دیے اپنے دعوے کے حق میں. فاطمہ جناح بھی غدار, لیاقت علی خان بھی غدار, ذوالفقار دی بھٹو بھی غدار, شیخ مجیب بھی غدار, پھر اس کے بعد جناب جتنے سیاستدان آئے, بے نظیر بھی غدار, نواز شریف بھی غدار, عمران خان بھی غدار, اور عبدالغفار بھی غدار, پھر جو آپ کا اے این پی ہے یہ بھی غدار ہے, ایم کیو ایم بھی غدار ہے. کوئی پاکستان میں محب وطن ہے کوئی ایک, مجھے کوئی صحافی بھی غدار ہے, جج بھی غدار ہے, وکیل بھی غدار ہے, کوئی ایک مجھے پاکستانی فوج کے علاوہ کوئی آپ مجھے ایک ادارہ یا کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی یا کوئی ایک ایسا معاشرے کا حصہ دکھا دیں جس کے اوپر غداری کا فتویٰ نہ لگایا گیا ہو. باقی سارے ہی غدار ہیں. بس پاکستان کے جو ملٹری جنرلز ہیں جو ریٹائرمنٹ کے بعد فوری طور پہ بیرون ملک اپنے کاروبار سیٹ کرتے ہیں, صرف وہ غدار نہیں ہیں. وہ ملٹری جنرل جن کے بچے بیرون ملک پڑھتے ہیں اور بہت زیادہ پیسہ وہاں پہ وہ خرچ کرتے ہیں اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے, جو ان کی تنخواہوں سے بہت دور کی اور اوپر کی بات ہے, لیکن اس کے باوجود وہ غدار نہیں ہے. جزیرے خریدنے والے بھی غدار نہیں ہیں, بہت بڑی بڑی فوڈ چینز بنانے والے بھی غدار نہیں ہیں, ریٹائرمنٹ کے بعد بڑے اہم عہدے لے لینے والے بھی غدار نہیں. غدار صرف ہم لوگ ہی ہیں. بیوروکریٹ غدار ہوگا, پولیس والا غدار ہوگا, یہ بیچارہ محکمہ مال والا غدار ہوگا, کوئی سیاستدان غدار ہوگا, کوئی صحافی غدار ہوگا, کوئی مولوی غدار ہوگا, کوئی بیچارہ دینی شخص ہے وہ غدار ہوگا, پٹھان غدار ہوگا, مہاجر غدار ہوگا, پنجابی غدار, سب غدار ہو سکتے ہیں, لیکن کوئی جرنیل کبھی غدار نہیں ہو سکتا, غدار نہیں ہو سکتا. ان کے علاوہ سب کے اوپر یہ ٹھپا پاکستان میں بار بار لگایا گیا. اب ناظرین, سچویشن پاکستان میں یہ ہے کہ جن اداروں کو اس وقت دہشت گردی کے خلاف لڑنا تھا وہ آزاد کشمیر میں مار کٹائی میں لگے ہوئے ہیں, وہ بلوچستان میں مار کٹائی میں لگے ہوئے ہیں, وہ پاکستان تحریک انصاف کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ تم فائنل کال کی طرف جاؤ گے تو ہم بھی فائنل یہ کر دیں گے, تو آپریشن کر دیں گے, تو کریک ڈاؤن کر دیں گے. وہ بندوبست کر رہے ہیں کہ ججوں کو قابو کیسے کرنا ہے, وہ طریقے ڈھونڈ رہے ہیں کہ 28ویں آئینی ترمیم کیسے لے کر آنی ہے.
आप अंदाजा करें सियासत कैसे करनी है, वो इसमें लगे हुए हैं। और दूसरी जानिब आप ये हंगू का एक इंसिडेंट हुआ चेक पोस्ट के ऊपर, खदेना चेक पोस्ट है हंगू में, वहां पे दहशतगर्दों का एक बड़ा खौफनाक हमला हुआ जहां एक डीएसपी दियार खान शहीद हो गए। इनके बारे में जो इब्तदाई इतलात आई वो ये कि ये बड़ी बहादुरी के साथ लड़े हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके अहले खाना को सबको सब्र अता फरमाए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। डीएसपी दियार खान साहब ने बड़ी बहादुरी के साथ मुकाबला किया और वो शहीद हो गए। और इनके साथ इस दहशतगर्दी के हमले में 11 पुलिस एहलकार भी शहीद हुए हैं। अब ये इब्तदाई इतलात हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। उसके अलावा 32 पुलिस वाले जख्मी भी हो गए हैं। टीटीपी ने जिम्मेदारी कबूल कर ली है इस वाकये की और यह दावा किया है कि उन्होंने कुछ एहलकारों को अगवा भी कर लिया है या यरगमाल बना लिया है। ये जो खबर है रिफतुल्लाह और सही साहब ने भी दी है, दीगर कुछ और सहाफियों ने भी दी है। इसके अलावा स्वात के इलाके में भी दहशतगर्दी का वाकया रिपोर्ट हुआ। तो ये मल्टीपल इंसिडेंट्स खैबर पख्तूनख्वा में हो रहे हैं। बलूचिस्तान चले जाए तो सरहदों को वहां पे रेगुलेट करने की बजाय उनको बंद कर दिया गया है, जिससे बहुत बड़े पैमाने पे लोगों के सारे कारोबार बंद हो गए। अब बलूचिस्तान का जो जिला नोशकी है वहां पे कर्फ्यू लगाया हुआ है, लोगों का कारोबारी जिंदगी मुकम्मल तौर पर बंद है। तशद्दुद और अगवा के वाकयात बढ़ रहे हैं, दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में इजाफा हो रहा है, रोजगार की बंदिश है, जराइम में इजाफा हो रहा है। बलूचिस्तान को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया इन लोगों ने। और आज भी बलूचिस्तान का जो हल है वो सियासी लोगों के पास है। मिलिट्री ऑपरेशंस में या ताकत के बलबूते पे या डंडा उठा के या गोली चला के आप बलूचिस्तान के मसले का हल नहीं कर सकते। जबरी तौर पे गुमशुदगियां इस मसले का हल नहीं है, बल्कि वो खुद एक बहुत बड़ा मसला है बलूचिस्तान का। सियासी लोगों को जब तक मैंडेट नहीं दिया जाएगा या मौका नहीं दिया जाएगा, अवामी मुंतखब नुमाइंदे आगे नहीं आएंगे, तब तक बलूचिस्तान के जख्म नहीं भरेंगे, वहां मसाइल हल नहीं होंगे। अब नाज़रीन एक और चीज मैं आपको बताता हूं कि ये पाकिस्तानी अवाम को तो कुचलते हैं, मुख्तलिफ कौमियतों को तो कुचलते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान का रस निचोड़ रहे हैं, जो पाकिस्तानियों का खून पी रहे हैं, उनको नहीं पूछते। मिसाल के तौर पर यह एक रिपोर्ट आई है और सरकारी रिपोर्ट है, सरकारी आदाद शुमार है, सेनेट से निकल कर आ गए कमेटी में से। आदाद शुमार ये बताते हैं कि पिछले साल आईपीपीज को जो हमने पैसा दिया उनमें 1149 अरब रुपया हमने उन्हें दिया, जो बिजली उन्होंने बनाकर हमें दी उसके बदले में। 1149 अरब रुपया जो आईपीपीज ने हमें बिजली बनाकर दी, हमने उसके बदले में पिछले साल दे दिया। लेकिन 1800 अरब रुपया जो उससे कहीं ज्यादा है वो हमने आईपीपीज को दिया कैपेसिटी चार्जेस की मद में, यानी जो बिजली उन्होंने कभी नहीं बनाई उसके बदले में हमने उन्हें बिजली बनाने से भी ज्यादा पैसा दिया। 1149 हमने दिया बिजली के बदले में और 1800 हमने दिया अरब, ये अरब है, 1800 अरब ये हमने दिया बिजली ना बनाने का पैसा। फिर इस साल जो है वो अप्रैल तक एनर्जी चार्जेस में हमने 1023 अरब रुपया दे दिया और अप्रैल तक हमने कैपेसिटी चार्जेस की मद में 1430 अरब रुपया दे दिया। अब ये 2000 अरब तक जाएगा जब साल पूरा हो जाएगा, आप अंदाजा करें। ये कैपेसिटी चार्जेस है। तो गुज़िश्ता 5 सालों में जब से शहबाज शरीफ साहब आए हैं और आकर बजट पेश कर रहे हैं, हमने आईपीपीज को कुल 7275 अरब रुपए के कैपेसिटी चार्जेस दिए। 7275 अरब रुपए कैपेसिटी चार्जेस हमने दे दिए आईपीपीज को गुज़िश्ता 5 सालों में। यह पता कितना पैसा बनता है? यह बनता है 26 अरब डॉलर से जायद। 26 अरब डॉलर, एक अरब डॉलर के लिए आप नाक रगड़ते हैं, कशकोल लेकर फिरते हैं पूरी दुनिया में, एक अरब डॉलर के लिए। और यहां पे 26 अरब डॉलर आपने आईपीपीज को दे दिया। ये आईपीपीज 108 है। मेरे ख्याल में इनमें से ज्यादातर आईपीपीज की इतनी कॉस्ट ही नहीं होगी जितना पैसा इन्होंने कैपेसिटी पेमेंट की मद में ले लिया। यानी एक इन्होंने मंसूबा लगाया, उसके ऊपर जो मुफ्त में पैसा मिला वो पैसा इतना ज्यादा हो गया कि मंसूबे की लागत भी उसमें से निकल गई। और हुकूमत ने जब ये मंसूबे लगाए गए तो इन पे बहुत सारी ड्यूटियां और चीजें माफ की थी। यानी इनके तो सारी उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में, और इनको पूछने वाला कोई नहीं है, क्योंकि ये सारे के सारे सियासतदानों के और एस्टेब्लिशमेंट के लोगों के फ्रंटमैन हैं और ये दिन रात पैसा बना रहे हैं और जेबें भर रहे हैं। ये जो 108 आईपीपीज हैं, इनमें से 75% ऐसे हैं जिन्हें कभी चेक ही नहीं किया गया। ये भी इंकशाफ सेनेट की कायमा कमेटी में हुआ। एमएल वली खान साहब बता रहे थे। इनमें से 108 में से 75 ऐसे हैं जिनका कभी विजिट ही नहीं किया गया, जिनको चेक ही नहीं किया गया। यानी 75% ऐसे हैं, लगभग 78 है उनकी तादाद, 78 या 80 उनकी तादाद है जिनका कभी विजिट किया ही नहीं गया। अंदाजा कीजिए आप, कोई गया ही नहीं वहां पे देखने के लिए कि यहां पे बिजली बन भी रही है या नहीं बन रही। बस वो कहते हैं ये बिल बनाकर भेज देते हैं, वो बिल हमें रिसीव हो जाता है और हम इन्हें पेमेंट कर देते हैं, और जो पेमेंट नहीं करते वो पेंडिंग हो जाती है। अब आप अंदाजा करें कि कोई चेक करने वाला भी नहीं है इन्होंने कितनी बिजली बनाई, कैसे बनाई, कितने की बनाई,
किस तरह डिलीवर की, कहां पे वो बिजली गई, ये बिल बनाकर दे देते, वो पैसे दे देते हैं उन्हें और कैपेसिटी पेमेंट भी दे देते हैं उन्हें। ये इस तरीके से पाकिस्तान के अंदर निजाम चल रहा है और ये तस्लीम किया गया कायमा कमेटी के अंदर कि जनाब हमने इसका विजिट नहीं किया, हमने इसको नहीं देखा। कर्जों के हालात हमारे क्या है, जरा ये भी जाते जाते आपको मैं बता दूं इस वक्त, क्योंकि ये बहुत बड़ी खबर है, आपके साथ शेयर जरूर मुझे करनी चाहिए। कर्जों के हवाले से इस साल, ये जो अब रवा माली साल शुरू हो गया, इस साल हमने 21 अरब डॉलर के कर्जे वापस करने हैं। अब हम कितने रोल ओवर करवा सकते हैं, यानी माफी करवा लेंगे, सर इस साल वापस नहीं करेंगे, अगले साल वापस कर देंगे, तो वो अगले साल के अंदर शामिल हो जाएंगे। फिर अगले साल 21 नहीं होगा, उससे बहुत ज्यादा होगा। तो इस साल हमने 21 अरब डॉलर जो है वो वापस करने हैं कर्जों की बात में। हम 1-1 अरब डॉलर के लिए तरसते हैं। हमने अभी यूएई का थोड़ा सा पैसा वापस करना था, तो ऐसी तैसी फिरी हुई थी, लगभग कोई 200-250 मिलियन डॉलर, यानी 1 अरब डॉलर का चौथा हिस्सा शायद या इससे भी कम हमने कुवैत का देना है और 97 से देना है, यानी लगभग 30 साल हो गए हमने उनका पैसा वापस नहीं किया और जितना पैसा उससे बहुत ज्यादा सूद हमने दे दिया। अंदाजा करें आप, ये पाकिस्तान की पॉलिसी है, ये पाकिस्तान की मुआशी पॉलिसी है। तो अब जनाब हमने देना 21 अरब डॉलर का कर्जा और इनमें से 7.3 अरब डॉलर वो है जो हमने अपने डिपॉजिट्स के अंदर रखे हुए हैं, कौमी खजाने के अंदर हमने जमा करके रखे हुए हैं। 3.5 अरब डॉलर जो है वो सिर्फ इसके ऊपर सूद है जो हमने अदा करना है, और ये डाटा गवर्नर स्टेट बैंक ने सेनेट में आकर बताया, तो ये मैंने आपके सामने रख दिया। अब ऐसे में मईशत कैसे चलेगी, किस तरह चलाएंगे ये, जब लोग एतमाद ही नहीं कर रहे, वही जेबें काटेंगे लोगों की। आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 17-18% तक नीचे चली गई, इन्होंने कोई रिलीफ आवाम को नहीं दिया। क्यों नहीं दिया पता है? क्योंकि इनको पता है कि जब दोबारा जंग लगेगी तो हम दोबारा कीमतें बढ़ाएंगे, लिहाजा अभी जो बढ़ी हुई है उनको ऐसे ही रहने दो और जितना आवाम का खून नचोड़ सकते हो नचोड़ लो। रोजाना की बुनियाद पे कीमतें इसलिए रखी थी ना कि रोजाना की बुनियाद पे नीचे ऊपर कर लेंगे, नीचे कोई नहीं करते, ऊपर ही करते रहते हैं। तो जेबें काट रहे हैं आवाम की। एक मरतबा फिर अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमले कर दिए हैं और ईरान अब जवाबी कार्रवाइयां करने जा रहा है। वहां पे सुलह का कोई रास्ता अभी फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा। अब तक इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।